बच्चों, ये है परमाणु संरचना चैप्टर का नाम। ये है लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में आज के हम सीखेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं कि आखिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि जैसे मान लो आपने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया। कंटेनर का मतलब होता है कोई भी बर्तन ले लिया और इसके अंदर क्या भर दी, इसके अंदर भर दी आपने गैस। अब बात हो रही है हाइड्रोजन की, तो आप क्या भर दोगे, H2। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस भर दी। फिर क्या की, इसको क्या दोगे बाहर से, इसको बाहर से ऊर्जा दो। बाहर से ऊर्जा देने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसको गर्म कर दो बहुत ज्यादा, ठीक है, या कोई और तरीका, यानी किसी भी तरीके से उसको ऊर्जा दो। जब किसी गैस को बहुत ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी तो मेरे बच्चों क्या होगा, इसमें से, इस ऊर्जा देने से इसमें से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, इसमें से निकलने लगेंगे विकिरण। क्या निकलने लगेंगे, विकिरण निकलने लगेंगे। अब मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये विकिरण निकलेंगे क्यों, आखिर क्या कारण है विकिरण निकलने का। तो बच्चों होता क्या है, बोहर ने जैसे बताया था कि मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे और आपने इसको ऊर्जा दी। तो हाइड्रोजन को ऊर्जा देने का मतलब है उसके परमाणु को ऊर्जा देना, और उसके परमाणु को ऊर्जा देने का मतलब है उनके इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी। जैसे मान लो परमाणु वास्तव में एक परिवार का नाम है, जिस परिवार में नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और चारों तरफ कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने घरों में नहीं होता है कि जो अपनी मम्मी लोग हैं वो सब क्या होंगे, घर के अंदर सारी व्यवस्था संभालते हैं, और पापा लोग, भाई लोग क्या होंगे, बाहर की व्यवस्था संभालते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हालांकि ये शब्द थोड़ा गलत भी लग सकता है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जो कहते हैं मम्मी लोग वो भी बाहर की व्यवस्था संभाल रहे हो। तो एक मैंने सामान्य सोच बताई। अब इसको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कहीं से मिल जाएगी मेरे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन बोहर के मॉडल के अनुसार कूद कर पहुंच जाता है कहां, उच्च ऊर्जा स्तर में। कहां पहुंच जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा मेरे बच्चों, तो हमेशा वहां नहीं रुक पाएगा। वहां पर ऐसा नहीं कि हमेशा रुका रहेगा, वहां पर 10⁻⁸ रुकेगा। कितना बताया मैंने, 10⁻⁸ रुकेगा। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस निचले ऊर्जा स्तर में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन उसके बाद निचले ऊर्जा स्तर में आएगा, और जब ये निचले ऊर्जा स्तर में आएगा तो जो अतिरिक्त ऊर्जा है, अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी। जैसे समझ लो, अगर मैं कह दूं भाई यहाँ की एनर्जी कितनी है, मान लेते हैं भाई यहाँ की एनर्जी 10 जूल है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं समझाने के लिए, और यहाँ की एनर्जी है 15 जूल। तो जब ये 15 से कूदेगा वापस 10 में, तो एक्स्ट्रा ऊर्जा कितनी हो गई, 5 जूल। तो ये जो 5 जूल ऊर्जा है ये उत्सर्जित होगी विकिरण के रूप में। ठीक, अब किसी गैस में एक परमाणु तो होगा नहीं, तो एक विकिरण भी नहीं होगा। तो वही चीज आपको सेकंड डायग्राम में दिखाई गई कि अगर हाइड्रोजन को बाहर से कहीं ऊर्जा मिल जाएगी तो क्या होगा मेरे बच्चों, इससे ढेर सारे विकिरण निकलेंगे। ठीक है, इन विकिरण को क्या कहते हैं मालूम है, इसमें से किसी एक विकिरण की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब आया सर आपने सारी बातें बता दी, लेकिन मुद्दे वाली बात तो बताई नहीं, क्योंकि आपने कहा था आप स्पेक्ट्रम बताओगे। तो अब इन सब के बाद शब्द आता है स्पेक्ट्रम। बच्चों ये जो विकिरण निकल रहे होते हैं, ये विकिरण छोटी तरंग दैर्ध्य का हो सकता है, बड़ी तरंग दैर्ध्य, किसी की तरंग दैर्ध्य λ1 हो सकती है, किसी की λ2, λ3, λ4, λ5, यानी इन सब की तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो सकती है। तो अगर आप इन सारी तरंग दैर्ध्य को एक क्रम से लगा देते हो, एक क्रम से लगाने का मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, यानी एक क्रम में लगा देते हो, तो स्पेक्ट्रल यानी उत्सर्जित विकिरण हाइड्रोजन
गैस से उत्सर्जित विकिरण को यदि एक क्रमवार तरीके से लगाया जाए तो यह क्रमवार वितरण, तो यह क्रमवार वितरण हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो बच्चों क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो हाइड्रोजन के केस में पता है क्या होता है? हाइड्रोजन के केस में किसी भी ऊर्जा स्तर होता है वो होता है माइनस का RH बटे N1 स्क्वायर। ये क्या होता है? -RHC बटे N1 स्क्वायर। सोचोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया? तो मैं सिखा देता हूं मेरे बच्चों को। हमने इससे पहले वाले लेक्चर 3 में, फिर ध्यान देंगे, परमाणु संरचना का पूरा पार्ट केवल 4 लेक्चर में कंप्लीट किया गया है। जब ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो भी दे दूंगा, आप उसको पढ़िएगा, तब आपको समझ में आ जाएगी चीजें। हमारा सूत्र आया था -13.6 अपॉन N स्क्वायर। ये था हाइड्रोजन के Nv कक्षा की ऊर्जा। ये क्या था? हाइड्रोजन के Nv कक्षा की ऊर्जा। तो अब यहां पर ये जो आप संख्या देख रहे हो मेरे बच्चों, -13.6, इसको RHC के बराबर लिख सकते हैं। इसको एक रेडबर्ग एनर्जी कहते हैं। यहां R रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, H प्लांक का नियतांक होता है, और C प्रकाश की निर्वात में चाल। तो इसी सूत्र को क्या लिख देते हैं? माइनस का RHC बटे N स्क्वायर। ठीक है, चलो इसी का यूज करते हैं। इसको जरा मैं रफ कर देता हूं जिससे मेरे पास जगह बन जाए थोड़ी सी। अब सुनो जरा। अब जैसे मान लो एक ये हो गया, ठीक है, और ये दूसरा ऊर्जा स्तर मान लेते हैं। ठीक है, ये तो मान लेते हैं E1, इसको बोल देते हैं अपन लोग, इसको E1 कह दिया। अच्छा, ये E2 कितना हो जाएगा? -RHC बटे N2 का स्क्वायर। आप कहोगे सर N1 N2 क्या है? तो N1 N2 बच्चों संख्या है। संख्या कैसी हो जाएगी? मान लो जैसे मैंने कहा चौथा ऊर्जा स्तर, चौथा ऊर्जा स्तर मतलब N बराबर 4 लगा देना। ठीक है, मैं थोड़ा सा आज बाबा बना इसलिए बैठा हूं, थोड़ा सा जुकाम उखाम हो रहा है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ जरा बचच के बैठ जाए। अच्छा, अब इस कंडीशन में मेरे बच्चों, अब मान लो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूदा। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे जंप किया। ठीक है, अब जब ये जंप करेगा तो ऊर्जा को उत्सर्जित भी करेगा। ये इसने ऊर्जा को उत्सर्जित किया। अब ऊर्जा को उत्सर्जित किया किसके रूप में? विकिरण के रूप में। किसके रूप में? विकिरण के रूप में। तो ये क्या हो गया? विकिरण हो गया। अब बात यह आई कि भाई ये जो विकिरण आया, इसकी ऊर्जा कितनी होगी, इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। इसकी तरंग दैर्ध्य निकालने का मैं अपने बच्चों को सूत्र सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। अब यहां पर डेल्टा E कितना होगा? डेल्टा E का मतलब होता है E2 माइनस E1, है ना? E2 ज्यादा है, तो माइनस का RHC बटे N2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का RHC बचे N1 का स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस का RHC बटे N1 स्क्वायर प्लस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये n2 स्क्वायर, ये n1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आर एच सी को कॉमन ले लेते हैं अपन लोग, तो आर एच सी अगर कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। माइनस वाली टर्म को पीछे लिख दिया मैंने। परंतु फोटोन की जो ऊर्जा होती है ना, उसका सूत्र पता है क्या होता है? ये होता है एच सी बटे लैम्डा। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में अगर याद हो बताया था कि फोटोन अगर लैम्डा तरंग दैर्घ्य का है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा आपको बताई थी एच सी बटे लैम्डा। तो देखो ये तो हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। तो क्यों ना इन दोनों को बराबर रख दे, क्योंकि बात तो एक ही है ना। तो कितना लिख दे इसको जरा देखें, इसको लिख देते हैं अपन लोग, एच सी बटे लैम्डा बराबर आ जाएगा आर एच सी 1 बटे एच सी से एच सी काट दो, है ना। तो ये कितना आ गया मेरे बच्चों, ये आ जाएगा आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब पूछे कि जैसे कोई दवाई होती है, दवाई या तुम्हारे पास दवाई है तो मैं मालूम नहीं किस मर्ज में काम आएगी, तो दवाई तो होना बेकार हो गया ना। तो ये भी समझ लो, ये जो हमने सूत्र निकाला है ये कब काम आएगा। ये क्या है, ये है किसी इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रल लाइन की तरंग दैर्घ्य, स्पेक्ट्रल लाइन की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब ये जो इतनी सारी मैंने खिचड़ी जैसी पका दी, इसको थोड़ा सरल बना देते हैं। ठीक है, इसको सरल बना देते हैं। यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा सुनो जरा, इसका मतलब ये हो गया भाई, हमने क्या सीखा, चाहे इन पिछले 2 स्लाइड्स में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर मान लो मेरे बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो, n2 से n1 में आए, n2 से n1 में जंप कर दे तो फोटोन निकलेगा। ठीक है, और इस फोटोन की तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होगा मालूम है, यह सूत्र होगा आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये याद रखना है बच्चों, आपको भूलोगे तो नहीं वाला सूत्र, ये भूलना नहीं है ना। अब इसका मैं यूज कराता हूं। ठीक है, अच्छा, जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा गया तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी इस तरह की लाइनें मिली। अब लाइनें कौन कौन सी मिली एक एक करके सिखाता हूं मैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसको का यूज कहां करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हाइड्रोजन में एक्चुअल में कितनी लाइनें मिली। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये अगर ऊपर कहीं कट रहा हो ना तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया करो स्क्रीन को अपनी, तो कहीं कटेगा नहीं। चलो भाई शुरू हो जाओ मेरे बच्चों। देखो ये तो आधार सबसे छोटा स्तर, फिर ये दूसरा। हाइड्रो स्पेक्ट्रम बहुत प्यारा सा है, इसको समझ लोगे तो इसमें अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये जो मैंने बनाया, पूछोगे यार ये सर ये लाइनें कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, तो भाई ऐसा मत परेशान हो ना। ये जो मैं बना रहा हूं ये हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर है। ऊर्जा स्तर कौन कौन से, n इक्वस टू ये 1 है, ये n इक्वस टू 2 है, ये n इक्वस टू 3, n इक्वस टू 4, n इक्वस टू 5, n इक्वस टू 6। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप इस बात की कल्पना करो कि आप किसी ऊंचे से जीने के बिल्कुल सबसे नीचे खड़े हो। आप ऐसे कल्पना करो, अच्छा सोच के देखो, मैं तुमको सिखाता हूं थोड़ा सा।
जैसे इमेजिन करो ये जीना है, जीना समझते हो ना, स्टेयर्स बोलते हैं इसको, सीढ़ियां, ऐसे मान लो, ये मान लेते हैं जीना, जैसे अपनी बायो वाली लैब में नहीं ऊपर की तरफ जीना है, और आप खड़े हो यहां, ठीक है, और आपके हाथ में क्या है, अब आपके हाथ में ढेर सारी क्रेजी बॉल है। क्रेजी बॉल देखा, तुमने देखा होगा, वो एक रबर की, ठोस रबर की छोटी छोटी बॉल आती है, क्रेजी बॉल, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कूदती है। तो मैंने ऐसे छोटी छोटी क्रेजी बॉल थी, तुमने ऐसे मुट्ठी में भरी और ये उछाल दी, ठीक है, उनको उछाल दिया। अब जब तुमने यहां से इन क्रेजी बॉल को उछाला, और मान लेते हैं तुमने हाथ में बहुत ताकत है, जो कि मेरे बच्चों में ताकत की कमी नहीं है, अब ढेर सारी बॉल ये गिरी, ठीक है। अब जरा सोच के देखो, बॉल गिरी तो ऊपर, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगी तो उनका क्रम अलग होगा। हो सकता है कोई बॉल ये टप्पा खाए और फिर ये आए और फिर ये आ जाए। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉल क्या करे, कोई बॉल ये टप्पा खाए फिर ये आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉल क्या करे, कोई बॉल खूब सारे टप्पे खाए, ये टप 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 ऐसे भी आ सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर बहुत सारे फोटोन निकलेंगे, क्योंकि सबके नीचे आने का जो क्रम है वो डिफरेंट है। कोई एक बार में आ जा रहा है, कोई टुकड़ों में आ रहा है ना। तो इसलिए हमें ढेर सारी तरंग दैर्ध्य मिलती हैं, और अगर हम उन तरंग दैर्ध्य को क्या कर लेते हैं मेरे बच्चों, अगर हम उन तरंग दैर्ध्य को एक क्रम से लगा लेते हैं, तो वो क्रम ही क्या कहलाता है, वो क्रम कहलाता है स्पेक्ट्रम। चलो देखो कौन कौन से स्पेक्ट्रम मिलते हैं हाइड्रोजन में, देखो, चलो आओ देखें। देखो, अब जब आप क्या करते हो, जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन कहां पर आए, n=1 स्टेट में आए, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, लेकिन आया कहां पर, n=1 में कूद रहा है। कहीं से भी आ रहा है, लेकिन कहां पर आ रहा है, n=1 में आ रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n=1 में आता है, तब ये जो श्रेणी मिलती है, ये हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, श्रेणियां, ठीक है। तो ये पता है कौन सी श्रेणी होती है, ये होती है लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, श्रेणी का नाम क्या हो जाएगा, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ लाइमन श्रेणी कब उत्पन्न होगी, तो आपका जवाब होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n=1 में, यानी पहले ऊर्जा स्तर में वापस आता है, तब जितनी भी तरंग दैर्ध्य मिलती है वो क्या बनाती हैं, वो बनाती है क्या, वो बनाती है मेरे बच्चों लाइमन श्रेणी। अच्छा, अब n=1 की जगह मान लो किसी का माइनस, सबके सब कहां कूदे पड़े हैं, सबके सब 2 में आ रहे हैं, ठीक है। उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आ रहे हैं, सबके सब 2 में आ रहे हैं। तो अगर उच्च ऊर्जा स्तर से n=2 में आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आए, 2 में आए, तो ये होती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कोई पूछे कि बामर श्रेणी कब मिलेगी हमें, तो आप कहोगे जब कभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहां आ जाए, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n=2 यानी दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटेगा, तब कौन सी श्रेणी बनाएगा, बामर श्रेणी, ठीक है। उसके बाद बोले अब कौन सी श्रेणी, बोले अच्छा 2 में तो आ गए, अब क्या बचा, 3 में आ जाओ। चलो, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आ रहा है, n=3 में आ रहा है, तो लाइमन बामर ये मिलेगी पाश्चन श्रेणी। सबके नाम है, ये सारे वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं बच्चों, पाश्चन श्रेणी, ठीक है। कोई पूछे अच्छा सर पाश्चन श्रेणी हमें कैसे मिलेगी, तो बड़ा आसान सा आंसर है कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आ जाए मेरे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर से n=3 ऊर्जा स्तर में आएगा, तो मिलने वाली श्रेणी क्या कहलाती है मेरे बच्चों, पाश्चन श्रेणी कहलाएगी। पाश्चन के बाद दूसरा नंबर किसका लगने वाला है भाई, दूसरा नंबर आ जाओ। अगर इलेक्ट्रॉन कहां हो, n=4 में कूद के आ जाए, कहां पर आ जाए, n=4 में आ जाए, तो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी मिलेगी, ठीक है। और इनके नाम याद रखना मेरे बच्चों। और अगर इलेक्ट्रॉन कहां आ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन n=4 के बाद कहां पर आए, 5 में लौट के आ रहा हो, तो ये कहलाता है फुंड, फुंड श्रेणी। नाम अजीब से हैं इनके, तीनों याद रखना, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड।
ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये किस श्रेणी में आते हैं। तो लाइमन श्रेणी मेरे बच्चों याद रखना, लाइमन श्रेणी क्या होती है, ये होती है ये होती है अवरक्त, नहीं ये हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी, पराबैंगनी। ठीक है, यानी अल्ट्रा वायलेट में जितनी भी हमें तरंग दैर्ध्य मिलेंगी वो सब कैसी मिलेंगी, पराबैंगनी मिलेंगी, अल्ट्रा वायलेट। बामर श्रेणी ये दृश्य भाग है, यानी दृश्य भाग का मतलब है भाई तुम्हें लाइमन श्रेणी दिखेगी नहीं, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें होती है और पराबैंगनी हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। लेकिन बामर श्रेणी दिखेगी क्योंकि ये दृश्य भाग में होती है। और उसके बाद ये जो बाकी श्रेणियां हैं ये अवरक्त होती है, सबके सब किसमें होंगी, अवरक्त, अवरक्त। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए लाइमन श्रेणी किस भाग में आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के किस भाग में आती है, तो आप कहोगे पराबैंगनी भाग में। कहेंगे अच्छा बामर श्रेणी किस भाग में आती है, तो आपका जवाब होगा दृश्य भाग में। अच्छा कहेंगे अच्छा मुझे बताओ पाश्चन श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी या फुंड श्रेणी विद्युत चुंबकीय तरंगों के किस भाग में आती है, तो आपका जवाब होगा मेरे बच्चों अवरक्त भाग में। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है। ठीक है, अब इन सब के लिए मैं सूत्र बताता हूं मेरे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले पराबैंगनी पर आ जाते हैं। देखो पराबैंगनी लाइमन श्रेणी के लिए अब सूत्र क्या होता है, देखो लाइमन श्रेणी के लिए लाइमन श्रेणी के लिए बच्चों, लाइमन श्रेणी के लिए अगर हम बात करें तो सूत्र, जनरल सूत्र क्या था, ये था आर 1/n1² माइनस 1/n2²। अच्छा लाइमन श्रेणी याद रखो, नंबर पहले नंबर की श्रेणी है, तो यहां पर मेरे बच्चों n1 का मान लगा दो 1 और n2 का मान उससे ज्यादा, तो 1 से ज्यादा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 यानी लाइमन के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ जरा मेरे बच्चों। लाइमन की अगर बात करूं, लैम्डा लाइमन, ये सूत्र क्या हो जाएगा, आर 1/1² माइनस 1/n²। ठीक है, कोई कहे अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी समझिए, बहुत आसान टॉपिक है बच्चों। जैसे कहा जाए लाइमन श्रेणी के प्रथम सदस्य की तरंग दैर्ध्य, लाइमन श्रेणी के प्रथम सदस्य की तरंग दैर्ध्य, तो प्रथम सदस्य की तरंग दैर्ध्य, अब यहां क्या हो गया, फर्स्ट मेंबर कौन हो गया भाई, जो सबसे आगे आगे खड़ा हुआ यही फर्स्ट हुआ, यानी अब क्या लगा देंगे मेरे बच्चों, यहां पर 1/λ1 कितना लगा देंगे, आर, ये तो 1 और माइनस 1/n। अब n प्रथम सदस्य कहा, तो प्रथम सदस्य में n कितना लगा दोगे, 2। सब बच्चे 2 का स्क्वायर जानते हैं, 4, यानी कितना हो जाएगा, आर 4 माइनस 1/4 यानी, ठीक है, तो λ1 उल्टा कर दो उसका, 4/r, ये क्या आ गया, ये आ जाएगा लाइमन श्रेणी के प्रथम सदस्य की तरंग दैर्ध्य। अच्छा कोई कहता कि भाई हमें तो दूसरे सदस्य की तरंग दैर्ध्य चाहिए, हमें पहले की नहीं चाहिए, हमें दूसरे सदस्य की तरंग दैर्ध्य चाहिए, तो आपको परेशान नहीं होना था। जहां मैंने 2 लगाया है वहां 2 की जगह अगर मैं 3 लगा देता, तो अगर मैं 2 की जगह 3 लगा देता तो क्या आ जाता मेरे पास, दूसरा सदस्य आ जाता। ठीक है, तो जैसे जैसे यानी अगर 2 लगाएंगे तो प्रथम सदस्य आ जाएगा, और अगर तुम n को 3 लगा दोगे तो द्वितीय सदस्य। तो बोर्ड एग्जाम में मेरे बच्चों ये भी पूछ लिया जाता है कि लाइमन श्रेणी के प्रथम सदस्य की तरंग दैर्ध्य बताओ, तो आप ये आप जैसे मैंने बताया ये इस तरह से आ जाएगा, देखो ये आ गया। कोई कहेगा लाइमन श्रेणी के द्वितीय सदस्य की तरंग दैर्ध्य बताओ, तो भी आप निकाल लोगे, है ना। ये हो गया लाइमन श्रेणी मेरे बच्चों। ऐसे ही अगर मैं कहूं बामर श्रेणी, हम क्या सीखते हैं, बामर, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा मेरे बच्चों को।
बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, बामर श्रेणी क्या होगा, सूत्र क्या होगा, देखो 1/λ बराबर आर। अब बामर के लिए, बामर दूसरे नंबर की श्रेणी है, यहां एन लगा देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और एन कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 के आगे नंबर क्या आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हो गया बामर के लिए सूत्र। अच्छा, अब ये पता है, ये बाकी श्रेणी की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में मेरे बच्चों सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो बामर श्रेणी से आते हैं, है ना। जो जैसे कहा जाए बामर श्रेणी के प्रथम सदस्य की तरंग दैर्ध्य। अब बामर श्रेणी के प्रथम सदस्य की तरंग दैर्ध्य अभी बताते हैं, देखो तो λ1, इसको बोलते हैं पता है क्या, एच अल्फा लाइन कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, एच अल्फा लाइन। ठीक है, तो 1/λ1 क्या होगा, आर, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों एन। अब उसने कहा प्रथम सदस्य, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ प्रथम सदस्य में एन का मान हम कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 1/λ1 कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/9। तो λ1 कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, एच अल्फा लाइन। अच्छा, इसमें अगर मैं कहूं मेरे बच्चों से, कोई पूछता बामर श्रेणी के द्वितीय सदस्य की तरंग दैर्ध्य, बामर श्रेणी के द्वितीय सदस्य की, तो बच्चों जब द्वितीय कहेंगे ना, तो यहाँ एन कितना लगा दोगे, देखो 3 का मतलब तो फर्स्ट हो गया था, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड हो गया, तो यहाँ क्या लगाओगे, एन को लगा दोगे 4। तो 1/λ2 किसके बराबर आ जाएगा, आर, 1/2, ये तो 2 रहेगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर सारे बच्चे जानते हैं मेरे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4 माइनस 16। ठीक है, एलसीएम 16 आ जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3r/16 λ2। तो λ2 कितना आ जाएगा बच्चों, 16/3r। और पता है इसे क्या कहते हैं, इसको कहा जाता था एच अल्फा लाइन, और दूसरे वाले इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एच बीटा लाइन, एच बीटा लाइन। ठीक है, जिस तरह से पढ़ा था वैसे ही लाइमर और बामर के बाद अब क्या आ जाएगा, देखो जैसे कोई कहे पाश्चन कहे, ठीक है, या कोई कहे ब्रैकेट, या कोई कहे फुंड, तो आपको परेशान नहीं होना है। उसने कहा पाश्चन सीरीज का सूत्र लिख दो, बोले अभी लिख देता हूं, वो तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। कैसे लिख दोगे पाश्चन का सूत्र, आप लिख दोगे 1/λ बराबर आर। अब पाश्चन कौन से नंबर की सीरीज है, गिनो, लाइमन, बामर, पाश्चन नंबर 3। जैसे नंबर 3 मिला तो यहां लिख दिया 3 का स्क्वायर माइनस 1/n²। और यहाँ n कहां से कहां हो जाएगा, n हो जाएगा 3 से आगे चलो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोले अच्छा ब्रैकेट, देखो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ब्रैकेट आया चौथे नंबर पर, तो इसके लिए सूत्र आ जाएगा 1/4² माइनस 1/n²। लेकिन n कहां से कहां, अब 4 तो आ गया, बढ़ जाओ आगे, 5, 6, 7 का फुंड, ये फुंड है, कुंड मत समझना से कहीं, फुंड है ना। फुंड कौन से हो गए, फुंड का कौन से नंबर पे आ गई, 5वें नंबर पे आ गई भाई, तो ठीक है, आर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n²। एन कहां से आ जाएगा, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो ये अपने पास क्या सीखा हम लोगों ने बच्चों, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके आप नोट्स बना लेना मेरे बच्चों, बाकी की क्लास मैं कल
कंटिन्यू करूंगा। अगर ऐसा लगेगा कल अच्छा एक काम करेंगे, कल की यानी लेक्चर नंबर 5 में हम बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे जो इस चैप्टर पे आए होंगे ना, बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा जिसके इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। तो कल की क्लास में ज्वाइन कर लेना मेरे बच्चों, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम दो जरा मुझे।